नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को जो इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में मचाना चाहते हैं धमाका। तो मेरे दोस्त, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर मात्र 25 मिनट में ही आपका प्रॉपर चैप्टर खत्म करने वाला हूं, एक एक टॉपिक के द्वारा, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा, बढ़िया तरीके से। तो क्लास 10 साइंस वन शॉट इन 25 मिनट्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बेहतरीन तरीके से। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे बढ़िया तरीके से, और मुझे कंफर्म कर देंगे कि आप सभी को मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं, यस और नो। उसके बाद हम इस क्लास को चालू करने वाले हैं बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से। तो मेरे दोस्त, बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बर्फ है, बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से भाप बन रही है। तो क्या हम इस भाप से दोबारा पानी बना सकते हैं? भैया बिल्कुल बना सकते हैं। या फिर इस पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हैं? तो भैया बिल्कुल बना सकते हैं। आपने देखा है कि जब हमारी मम्मी दूध उबालती है और उसके ऊपर एक प्लेट धर देती है कि दूध को ढकने के लिए एक प्लेट रखती है, तो उस प्लेट के नीचे छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहां से भाप से हमने पानी दोबारा बना लिया। तो ऐसे मेरे दोस्त, भाप से पानी या फिर पानी से भी दोबारा बर्फ बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जबकि बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, तो हमारे पास दूध है। तो जल्दी से बताइए, तुम्हारे यहां पर बीछन बोलते हैं, जामुन बोलते हैं, या फिर कुछ और बोलते हैं। दूध में डालने पर वो भैया दही, या फिर हम उसको दही से भैया पनीर भी बना सकते हैं। बट यहां पर हम पनीर से भैया वापस दूध या दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं कि वहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो मेरे दोस्त, बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। ये कुछ ऐसे पॉइंट है कि पदार्थ केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भैया पानी है तो ठोस अवस्था में है, ठीक है, उसको भैया द्रव अवस्था में ले आइए या भाप अवस्था में ले आइए, तो यहां पर सिर्फ अवस्थाएं बदल रही है, परंतु उसका नेचर बिल्कुल सेम रहता है। हम बात करते हैं भैया अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर भैया परिवर्तन कोई स्थायी थोड़ी है। भैया हमारे पास बर्फ है, पानी बना लिया, पानी से भैया भाप बना दी, भाप से दोबारा पानी बना लिया, तो यहां पर कोई परिवर्तन स्थायी है ही नहीं। तो कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। बात करते हैं इसमें पाए जाने वाला पदार्थ उत्क्रमणीय। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं उथल पुथल अभिक्रिया देसी भाषा में। मतलब कि यहां पर बर्फ से पानी बना, भैया पानी से भैया बर्फ बना, तो मतलब ये अभिक्रिया लेफ्ट से राइट बनती है और भैया राइट से लेफ्ट भी जाती है। तो क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं उथल पुथल अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में जाए, लेफ्ट से राइट और भैया राइट से लेफ्ट भी जाए। हम बात करते हैं क्या कि इस प्रकार के परिवर्तन में पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल 100% प्राप्त किया जा सकता है। बात करते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन में वस्तु का आकार और उसकी अवस्था दोनों बदलते हैं, परंतु यहां पर उसकी प्रकृति भैया बिल्कुल भी नहीं बदलती है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को लेकर के। तो आइए मेरे दोस्त, कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, जबकि भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भैया बिल्कुल बनता है। दूध से दही बना दी, नया पदार्थ है, परंतु दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। किसका उदाहरण है? स्थायी परिवर्तन का एग्जाम्पल है। भैया हमारे पास गन्ना है, गन्ने के रस से हमने सिरका बना लिया, पर हम सिरके से वापस गन्ने का रस नहीं बना सकते हैं। ओके, इसमें पाए जाने वाले पदार्थ अनुत्क्रमण प्रकृति का होता है, मतलब कि ओनली फॉर वन वे। दूध से भैया दही बन सकता है, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता, नहीं, तो केवल वन वे रास्ता होता है। हम बात करते हैं इस प्रकार के परिवर्तन में पाए जाने वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, असंभव। हम बात करते हैं इस प्रकार के परिवर्तन में वस्तु की प्रकृति बदल जाती है। भैया प्रॉपर नेचर ही बदल जा रहा है। तो जल्दी से बताइए यहां पर और कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे कि कागज का जलना है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। खाने का खराब होना है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और यहां से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिक्रिया के प्रारंभ में पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जबकि अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है।
दूध है, पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, लौंग है। तो ये सब क्या है? अभिकारक है। परंतु जैसे हमने इसको गैस पे रखा, भैया चाय से छाना, भैया बनती है हमारे पास चाय। तो चाय क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया से पहले जो भी पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो कोई भी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको लिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ZnO प्लस के H2SO4 क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस के क्या बना मेरे दोस्त? ZnSO4 प्लस के H2O। और ये नहीं है कि आप यही लिखेंगे, जो आपका मन करे वो आप यहां पर रिएक्शंस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। भैया प्रॉपर गुण बदल देंगे, भैया दूध से दही बना, भैया उसने प्रॉपर अपना नेचर बदल दिया, तो क्या है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रिया है। NaCl भैया NaCl बन गया। H2 प्लस iO2 भैया हमारे पास H2O बन गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने। तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। तो मेरे दोस्त यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम की छड़ को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बढ़िया तरीके से। तो रीजन क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम खुली अवस्था में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। इस परत को हटाने के लिए रेगमाल का उपयोग किया जाता है, जिससे उसको आसानी से जलाया जा सके। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो मैग्नीशियम की छड़ पर उत्पन्न अशुद्धियों को दूर करने के लिए रेगमाल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन क्या बना भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरी क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। हमारे पास H2 प्लस CO2 क्या बना हमारे पास? भैया जल बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो 2 नंबर का यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बात करते हैं रंग में परिवर्तन। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कुछ कीलें डाली जाती हैं, इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि इस विलयन का रंग भैया नीले से हरा हो जाता है। तो रंग परिवर्तन हुआ, तो पहचान सकते हैं कि भैया रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास। रीजन क्या होता है? सक्रियता श्रेणी, कि कौन सा तत्व ज्यादा सक्रिय है और कौन सा तत्व ज्यादा सक्रिय नहीं है। आगे अभी पढ़ाऊंगा कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कि तापमान में परिवर्तन। तो भी क्या होता है कि जब हम कलाई में पानी डालते हैं तो कलाई में से भैया अपने आप हीट निकलती है। क्या बोलते हैं? CaO प्लस के H2O क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के मेरे दोस्त यहां पर हीट निकलते जबरदस्त तरीके से। तो भैया हमारे पास कोयला है, C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस के हीट निकल रही है। पर इस अभिक्रिया को हम एक नाम और से भी जानते हैं, पढ़ाऊंगा भी आगे क्या होता है। बात करते हैं गैस का उत्सर्जन। तो जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो उस अभिक्रिया के दौरान हमें हाइड्रोजन गैस भैया प्राप्त होती है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाता है? जल्दी से, किस टेस्ट के द्वारा हम हाइड्रोजन गैस की पहचान कर सकते हैं जहां पर फट 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 की आवाज आती है? तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का कहीं से भी कुछ भी टपक सकता है, तो कोई भी हमें गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्या, ये एक सारणी है। रासायनिक समीकरण संतुलित और असंतुलित, मतलब बैलेंस और अनबैलेंस होती है। तो यहां पर क्या होता है? अभिकारक उत्पाद भैया यहां पर भी है, परंतु यहां पर क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूलर मास है। पर यहां पर 10th क्लास में नहीं आता है, पर फिर भी हम इसको पढ़ के चलेंगे। अभी आ जाए तो भैया हमें पता होना चाहिए, बहुत ईजी है, डरने वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के परमाणु की संख्या व उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, अभिकारक के भी उत्पाद के भी। तब इस प्रकार की समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्या है? क्लास 10th का है। या फिर हम किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल द्रव्यमान व उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो भैया मॉलिक्यूलर मास भी एक बार चेक कर लेंगे। बात करते हैं C प्लस O2। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अभिकारक। तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, भैया कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो भैया बिल्कुल बैलेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल बराबर है। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर है। तो संतुलित है हमारी रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो मेरे दोस्त हमारे पास क्या होती है? जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, तब इस प्रकार की समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
या फिर हम और भी भाषा में बोल सकते हैं जैसे कि इस प्रकार के समीकरण जिसके भैया अभिकारक और उत्पाद के नंबर ऑफ एटम्स या फिर कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर यह बैलेंस नहीं है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताइए, यदि हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको हम संतुलित करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं? परंतु उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, पर मुझे हिंदी में नहीं पता, तो जल्दी से बताइए कि उसका नाम क्या है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का। अब बात करते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। भैया क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, तो भैया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भैया बराबर नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो 2 से गुणा कर दी मैंने। यहां हम एक चीज और चेक करते हैं। पहले हमने चेक किया नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, हम चेक करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम 24 एकम 24, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, कितने हुए? 56 हुए। भैया आरएचएस चेक करो, आरएचएस मैग्नीशियम 24 ऑक्सीजन 16, तो ये 40 हुए, तो ये बराबर नहीं है। तो भैया हम किस मेथड का यूज करते हैं? बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि भैया अनुमान विधि का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमने यूज किया और उसको बैलेंस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एटम्स 2 2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन भैया 2 ये रहे, 2 ये रहे। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, उत्पाद में क्या है? मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, तो भैया बिल्कुल बराबर है। अब यहां पर ये बराबर है तो मॉलिक्यूलर मास तो बराबर अपने आप आएगा ही। चेक करते हैं, तो 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, कितने हुए? 80। भैया 24 16, हमारे पास 40 दूनी 80, भैया कितने हुए? बराबर। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का यूज करते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, आता है क्लास 10th में। पर हाँ, ये चीज नहीं आती कि मॉलिक्यूलर मास पर आ जाए तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो भैया क्या बोलेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिकारक में क्या होते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद या एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन का मतलब क्या होता है? योगात्मक, मतलब कि भैया जोड़ दो इनको। जैसे कि A प्लस बी क्या बन गया? AB। तो हमारे पास एग्जांपल C प्लस O2 भैया CO2 बन गया, S प्लस O2 SO2 बन गया। तो जोड़ दो। अब जोड़ा है तो तोड़ेंगे भी, तोड़ने को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसको क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। तोड़ दीजिए। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक या पदार्थ एक से अधिक उत्पाद देता है या एक से अधिक भागों में टूट जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल AB टूट गया भैया A और B में। एग्जांपल NaCl Na प्लस Cl माइनस। फॉर एग्जांपल 2H2O, तो 2H2 और भैया O2 यहां पर टूट गया, तोड़ दिया, पहले जोड़ा फिर तोड़ दिया, तो भैया जहां पर टूटेगा तो वो टूटेगा भी। बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर के आते हैं बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं कि जब भी हमारे पास ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर कम हो जाएगी, परंतु नीचे से ऊपर जाने पर पावर भी बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि यहां पर किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है। जैसे कि बात करता हूं, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास बात करते हैं कॉपर है, तो यहां पर किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। तो भैया सोडियम कहां पर है? ऊपर है। कॉपर कहां पर है? नीचे है। तो कौन ज्यादा सक्रिय है? जो ऊपर रहेगा। तो ऊपर कौन है मेरे दोस्त? यहां पर ऊपर हमारे पास सोडियम है, तो ये हमारे पास ज्यादा सक्रिय है। अब इसके आधार पर हम चेक करते हैं क्या? अपनी विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लात मार के निकाल देगा, जो पावरफुल होगा वो रुकेगा, कम पावर वाले को लात मार के भगा देगा। तो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, भैया आयरन आया, आयरन की कील आई और इसने कॉपर को भैया अलग कर दिया। ये हमने पीछे पढ़ा था रंग में परिवर्तन। तो भैया सक्रियता श्रेणी के आधार पर आयरन कॉपर को लात मार के भगा देता है। तो इसका मतलब हमारे पास भैया आयरन भैया ज्यादा पावरफुल है या फिर कॉपर? तो मेरे दोस्त यहां पर आयरन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर कॉपर। किसके आधार पर? सक्रियता श्रेणी के आधार पर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि भैया एग्जाम्पल, तो ये रहा इस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित आयरन जो कि अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर जो कि कम क्रियाशील होने की वजह से को विस्थापित कर देता है। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई जिसके पास पावर ज्यादा है वो कम पावर वाले को लात मार के खिसका देगा। अब बात करते हैं
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहां पर क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के विलयन को आपस में मिलाया जाता है, तब सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि एक श्वेत रंग का पदार्थ है, जो कि जल में अविलय है, मतलब कि जल में घुलता नहीं है। तब इस अविलय पदार्थ को ही हम अवक्षेपण कहते हैं, और इस अवक्षेपण की वजह से ही इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक नाम और भी है, यह है उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर हमारे पास सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट, जो कि क्या है, अवक्षेपण है, जो कि पानी में घुलता नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल और ये भी है, AgNO3 प्लस के NaCl क्या बनेगा, AgCl प्लस के NaNO3। तो ये क्या है, हमारे पास अवक्षेप है। तो मेरे दोस्त यहां पर दो एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी बोर्ड एग्जाम आपको एक एग्जांपल लिखना है बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं क्या कि हमारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, मतलब कि वन वे, केवल एक तरफा रास्ता होता है, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपूर्ण होती है, केवल वन वे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, कहां पर है ये रहा KClO3। भैया आपको भूलना नहीं है कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है। तब पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, KCl प्लस के ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। अब यदि इन पोटेशियम क्लोराइड या ऑक्सीजन को कितनी भी मात्रा में क्यों ना मिला दो, कैसी अवस्था हो, ये दोबारा से प्राप्त नहीं बन सकते, क्या, पोटेशियम क्लोरेट। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय, केवल एक तरफा रास्ता होता है। अभिक्रिया से केवल उत्पाद बनता है, परंतु उत्पाद से अभिकारक कभी भी नहीं बनता। ये मेरे दोस्त क्या है, इसके एग्जाम्पल है, और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, आपके अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। भी हाँ बिल्कुल, तो अवक्षेपण कैसी अभिक्रिया है भैया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कभी पूछ ले एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं क्या कि उत्क्रमणीय क्या होता है, उथल पुथल, मतलब कि भैया ये अभिकारक से उत्पाद बनता है, परंतु यहां पर उत्पाद से अभिकारक भी बनता है। तो उथल पुथल, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, परंतु यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो दोबारा प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास PCl5 PCl3 बना, PCl2 बना, तो इनको मिलाएंगे दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो वे अभिक्रियाएं जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलती हैं, तो भैया क्या कहलाती है हमारे पास, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उथल पुथल अभिक्रिया, बढ़िया तरीके से। ओके, तो कुछ याद आ रहा है आपको, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, कुछ याद आया, यहां पर दूध से दही, पर दही से दूध नहीं, कुछ याद आया, तो भैया कुछ ना कुछ तो लिंक करो, अपने दिमाग में बैठाओ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। और इतने सारे एग्जांपल क्यों, मात्र आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक एग्जांपल लिखना है। इतने सारे क्यों भैया, कोई तो याद होगा ना आपको, और मुझे उम्मीद है ये सारे एग्जांपल आपको पहले से ही याद है। यस और नो जल्दी से कमेंट करो, याद है नहीं, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होते हैं। बच्चे कंफ्यूज कि ऊष्मा देनी है या लेनी है, बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने, वे अभिक्रिया जो पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, जहां से हीट निकलती है, तो हीट निकल ली है C+O2, कोयला जल रहा है, आप हाथ ताप रहे हो सर्दियों में, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी, हीट निकल ली है। कैल्शियम ऑक्साइड, पानी डाल दो भैया, हीट निकलेगी। जब हम कलई करते हैं अपने घर पर, तो वो वही है, हीट निकलती है, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। एक अभिक्रिया और आता है, एक क्वेश्चन आता है कि श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त श्वसन अभिक्रिया भी हमारे पास ऊष्माक्षेपी है। क्यों, सांस लो, बाहर छोड़ो, महसूस होगा गरम गरम हाथ पे, तो गरम गरम हीट निकल ली है, तो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो कोई गलती नहीं। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी, तो वे अभिक्रिया जो संपूर्ण होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करती है, भैया इनको ऊष्मा देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास PCl5 NH3, ऊष्मा दोगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस के 3H2, क्या बनेगा, PCl3 प्लस के Cl2। तो मतलब कि यहां पर हमारे पास आलू है, गोभी है, प्याज है, मटर है, शिमला मिर्च है, पनीर है, सब कुछ है, मिर्च मसाले सब कुछ है,
पर हमने गैस पे धर दिया, पर गैस को ऑन नहीं किया। जब तक हम उसको हीट देंगे नहीं तो भैया हमारी सब्जी कैसे बनेगी? तो इसको भैया सब्जी बनने के लिए हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वे अभिक्रिया जिसको ऊष्मा चाहिए पहले संपूर्ण होने के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे ऊष्मा निकलती है, यहां पर ऊष्मा देनी पड़ती है। तो दोनों अभिक्रियाएं हैं, कोई भी गलती नहीं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यहां पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है या फिर अपचयन क्या होता है। तो वे अभिक्रियाएं जो निम्न बिंदु का पालन करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ग्रहण होना। तो भैया ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रही है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, निकल गई बाहर। इसका उल्टा कर दो सेम, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाएगा? अपचयन। तो ऑक्सीजन अपचयन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास Cu+Ko2 है, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई है, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो भैया यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहां पर हमारे पास H जुड़ रहा है, तो क्या हुआ भैया? हमारे पास अपचयन हो गया। परंतु एक अभिक्रिया ऐसी है जहां पर दोनों एक साथ वर्क करती हैं, उसका नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और बोर्ड एग्जाम में आती हैं कि वे अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का एक साथ उपयोग होती हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो दोनों एक साथ संपूर्ण होती है, कि जिसमें ऑक्सीकरण मतलब कि उपचयन, अपचयन मतलब कि हमारे पास क्या है? दोनों साथ संपूर्ण होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखो मेरे दोस्त, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ? अपचयन। ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन, और यहां पर जुड़ा तो भैया हमारे पास हो गया ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकला यहां से, जिंक अकेला है, अपचयन। जहां पर कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण। तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीकरण, जहां से निकल रहा है वो अपचयन। तो कोई गलती नहीं, कैसी गलती नहीं। और बोर्ड एग्जाम में यहां से 2-2 नंबर की टिप्पणियां बढ़िया तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपचायक क्या होता है। अपचायक क्या होता है या फिर हमारे पास अपचायक क्या होता है? तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण होता है, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो आपको मेरे दोस्त पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल तो ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो HNO3 और HNO2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं नाइट्रस और नाइट्रिक के। अब बात करते हैं अपचायक, तो मेरे दोस्त हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन नाइट्रस अम्ल। तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभार यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त आपके लिए संचालन क्या होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बाइक चला के आ रहा था, मेरा चेहरा थोबड़ा बदल गया, क्योंकि मैंने चेहरा धोया, ओए होए इतना बहुत प्यारा मेकअप आया था मेरे चेहरे पे। तो क्या बोलते हैं? तो मेरे दोस्त किसी पदार्थ या धातु का बाहरी कारकों की वजह से अपने खुद की पहचान, अपने खुद की प्रकृति को खो देना ही, बदल देना ही क्या कहलाता? संचारण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लोहे में जंग लगता है, चांदी है उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है, हमारे पास कॉपर है तो कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत का आना, तो सब क्या है? ये संचारण के एग्जाम्पल है। परंतु उसके बचाव के उपाय भी है। क्या है? कि लोहे के ऊपर पेंट कर दीजिए, ब्रश कर दीजिए, या फिर जिंक की पर चढ़ा दीजिए। भैया क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, टीनीकरण, और भैया क्या बोलते हैं? यश दलेपन, ताकि कोई भी हमें दिक्कत ना हो। तो तीनों नाम मेरे दोस्त एक ही इनका मतलब है। तो हमने देखा होगा कि लोहे काले काले होते हैं, पर आजकल बक्से नए नए होते हैं। हमारी अम्मा का बकस लोहे वाला था, हमारी मम्मी का बकस ये व्हाइट वाला था, पर पावर किसके में ज्यादा? अम्मा वाले में पावर ज्यादा। तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपके घर में कौन सा वाला बकस है भैया? चमकता हुआ या फिर लोहे वाला जिसमें पेंट कर देते हैं, बहुत मजबूत है, अम्मा वाला? तो कमेंट करके बताना, क्या उसके अंदर सोना चांदी हीरे मोती रखे हुए हैं या नहीं, या फिर वो ऐसे ही रखा हुआ है? तो कमेंट करना, वेट कराओगे कमेंट का। अब बात करते हैं भैया विकृत गंधिता। ओए होए भूख लग गई, कैसे? आओ ऐसे कि वसा युक्त तेल से बनी हुई, मेरे दोस्त क्या बोला मैंने? वसा युक्त तेल से बनी हुई वस्तुओं का, वसा युक्त तेल से बनी हुई पूड़ी, कचौड़ी और पकौड़ियों का वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों से क्रिया करके ऑक्सीकरण की वजह से उन वस्तुओं का स्वाद, महक और गंध क्या होता है? बदल जाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोमोज, टिक्के, चाउमीन, कुछ दिनों बाद या कुछ घंटे बाद इसमें से महक आएगी, फफूंद लग जाएगी, तो क्या है? विकृत गंधिता है। तो ये बताओ मुझे, जो हमारे पास पैकिंग वाले खाने होते हैं, हमारे पास पैकिंग वाले खाने होते हैं, हाँ जी भैया, जूस आता है पैकिंग में, खाना पीना भी आता है, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो जल्दी बताओ मुझे, कौन सी गैस होती है पैकिंग वाले खाने के अंदर? क्योंकि वो सक्रिय है,
क्योंकि वो गैस कैसी होती है, सक्रिय तो होती है पर कम या ज्यादा, तो मेरे दोस्त वो सक्रिय बहुत ज्यादा कम होती है। और उसका नाम क्या है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया इसका नाम क्या है? बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करें बढ़िया तरीके से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इस क्लास के अंदर मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मात्र 25 मिनट्स के अंदर आपका रैपिड रिवीजन करा है बढ़िया तरीके से। यदि आपका लगा हुआ है बैकलॉग तो खत्म हो गया, यदि पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो गया। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या बताओगे मेरे दोस्त कि आपको आज वाली क्लास कैसी लगी। ठीक है, आज ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना बढ़िया तरीके से। ठीक है, और भैया आपके लिए बढ़िया सा होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है कि आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास। ओके भैया, हम बता देंगे कि क्या होता है, तो मुझे आपको कमेंट करना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है। भैया फॉर्मूला रहेगा ये कि CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास क्या है और कैसी लगी आज आपको ये वाली क्लास, क्योंकि इस क्लास के द्वारा हमने करा है आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चा पार्टी, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। और सारे बच्चे मुझे इसका होमवर्क चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद, लव यू बच्चा पार्टी, लव यू।